मॉर्निंग 11th क्लास। आप चैप्टर रीड कर रहे थे, आपका चैप्टर था संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट किस तरीके से कहा गया है, ना ही तो वह इतना रिजिड है कि उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन नहीं किया जा सकते, और ना ही वह इतना फ्लेक्सिबल है। देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वह फ्लेक्सिबल है, बट इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि जैसे कोई एक कानून बनाया जाता है और एक कानून बनाकर सिंपली उसमें चेंज किया जा सकता है। इसकी जो प्रक्रिया है वह लचीली है, लेकिन एक कठिन प्रक्रिया को फॉलो किया गया है इसमें। ठीक है, तो देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने की पक्षधर थे। संविधान को इतना लचीला होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार जो है वह बदलाव किए जा सके, लेकिन साथ ही अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलाव से बचाया जाना चाहिए। देखिए, संविधान इतना लचीला होना चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार उसमें कोई भी चेंजेस किए जा सकें, बट इतना भी लचीला नहीं होना चाहिए, या इतना उसका मतलब जो चेंज करने का जो प्रोसीजर है वह इतना इजी नहीं होना चाहिए कि अनावश्यक रूप से भी उसमें जब चाहे जब बदलाव किया जा सके। दूसरे शब्दों में, संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्षधर हैं। यहाँ लचीले का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, और कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है। देखिए, संविधान वह होता है जिसमें आसानी से लचीला संविधान कौन सा होता है, जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान में इन दोनों तत्वों का समावेश किया गया है। हमारा संविधान लचीला व कठोर है। संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, मतलब परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई इसमें कमी हो सकती है। वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोषमुक्त नहीं हो सकता। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उसका निवारण किया जा सके, उसका सोल्यूशन किया जा सके, उस चीज़ को बदला जा सके जिस चीज़ में भी त्रुटि है। इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था, और इनके बारे में यह राय अपनाई गई कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। हमारा संविधान जो है वह एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में है, इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सकता। देखिए, जब तक राज्यसभा उस चीज़ की अनुमति नहीं देता है, ठीक है, तब तक वो जो विषय हैं वह राज्य से नहीं हटाए जा सकते, जब तक क्योंकि हम जो अपना संविधान है उसमें एक संघीय राज्य व्यवस्था अपनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, नहीं हटाया जा सके, इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के हैं कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं। अतः इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक है। देखिए, संशोधन के दायरे से जो ये प्रावधान दिए गए हैं जो केंद्रीय महत्व के हैं, उन्हें उसके दायरे से बाहर रखा जाता है। अतः इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक है। यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़े हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे संविधान में कई अनुच्छेद जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन करती है। संविधान के कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद जो है वह सामान्य कानून बनाकर उसमें संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो सामान्य कानून बनाने होते हैं उसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती है, कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं होता है, सिंपली उनमें अमेंडमेंट की जा सकती है। इस प्रकार के जो संशोधन हैं और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता है। संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया गया है। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संविधान संशोधन कर सकती है। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी तरीके से संशोधन कर सकती है। देखिए, अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 क्या है? संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। यदि विधि एक कानून बनाकर जो नए राज्य हैं उनको प्रवेश दे सकती है। नेक्स्ट इसमें क्या है?
तीसरा जो इसमें दिया है वह है संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। ठीक है, संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। शेष अन्य किसी भी खंड में यदि कोई संशोधन करना है, कोई बदलाव करना है, ठीक है, कोई त्रुटि है उसको ठीक करना है, तो उस चीज़ के लिए अनुच्छेद 368 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। देखिए 2 प्रोसीजर दिए गए हैं, बट सभी अनुच्छेदों पर यह समान रूप से लागू नहीं होंगे। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात की गई है। देखिए 2 मेथड्स की जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक फर्स्ट मेथड यह कहता है कि दोनों सदन बेटा कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन करने की बात की गई है। दूसरा तरीका ज़्यादा कठोर है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत, राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। जो संविधान संशोधन की जो भी प्रोसीजर है वह पार्लियामेंट से ही, संसद से ही स्टार्ट हो सकता है। एंड संसद का एक्सप्लेनेशन बेटा कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। सिर्फ संशोधन की जो प्रक्रिया की शुरुआत है वह संविधान संसद के द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। इन बातों से पता चलता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कितनी कठोर है और जटिल हो सकती है। हमारे संविधान में इन जटिलताओं से बचा गया है। इससे हमारे यहाँ संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अपेक्षाकृत सरल हो गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान दिया जाना चाहिए। संशोधन के पर्सन पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनकी होनी चाहिए, और जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो किसमें होते हैं, लोकसभा में होते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो लोकसभा है उसको राज्यसभा के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर्स मिली हुई हैं। संशोधन के पर्सन का अंतिम राय निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। इसका अर्थ यह है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों में ही निहित है। विशेष बहुमत देखते हैं। चुनाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्याय में हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार पुनः याद करेंगे कि विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, इसका एक बार मतलब देख लेते हैं। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि सामान्यतः किसी भी विधेयक की हम बात करें, ठीक है, किसी भी बिल की हम बात करें, तो उस सिचुएशन में सदन में जो उपस्थित व्यक्ति होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इनमें से कम 124, देखिए 124, 123 तो 246 हो गया, 124 248 हो गया। ठीक है, तो ये 124 मतलब मोर देन 50% जो पर्सन है वो उसके पक्ष में मतदान कर देते हैं। ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज करिए कि एक जो आपकी विधेयक जब हम पास करते हैं तो उसमें मान लीजिए कि एक सदन के अंदर, हमारी संसद के अंदर 247 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें से 124 ने उसके पक्ष में मतदान किया है, तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा। लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती है। ठीक है, ये जो है वह सिंपल प्रोसीजर है। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वालों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसने तरीका बताया है कि जब भी हम संविधान में संशोधन करेंगे तो उस सिचुएशन में
मोर देन 50% जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल प्रेजेंट मेंबर नहीं, टोटल जो उसके मेंबर्स हैं उनमें से कम आधी संख्या जो है वह उसमें होनी चाहिए। दूसरा, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। ठीक है, संशोधन का जो समर्थन कर रहे हैं उसमें से संख्या मतदान में जितनों ने भाग लिया है उसमें से 2/3 होनी चाहिए। 2/3 मतलब 66%। ठीक है, संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त स्तर बुलाने का प्रावधान नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। देखिए, जो भी संशोधन विधेयक है वे दोनों ही सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित किया जाएगा। इसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, संयुक्त स्तर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और विशेष बहुमत के बिना कोई भी संशोधन का जो बिल होगा वह पारित नहीं किया जा सकता। आखिर विशेष बहुमत का क्या औचित्य है? विशेष बहुमत का मतलब क्या है? जैसे कि लोकसभा में हम जानते हैं 545 सदस्य हैं। अंत किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए एटलीस्ट 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हैं तो विधेयक पारित करने के लिए हमें कितनों की ज़रूरत पड़ेगी? 273। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन कल्पना करें कि लोकसभा के 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया। इस विधेयक के पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होगी? इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति न बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ दल काफ़ी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकता है, लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना होगा। इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे जो है वह बुनियादी भावना यह है कि राजनीतिक दलों और संसद की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्यों द्वारा अनुमोदन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता है। देखिए, विशेष बहुमत का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ जो संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं उनमें विशेष बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता है। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच जो शक्तियों का वितरण हो रखा है, ठीक है, राज्य सूची अलग है, केंद्रीय सूची अलग है, तो जो शक्तियों का उनमें वितरण हो रखा है या जनप्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। पीछे हमने संविधान की संघीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। संघीय संरचना का अर्थ है कि राज्यों की शक्तियाँ केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती हैं। केंद्र राज्यों की जो शक्तियाँ हैं वो इंडिविजुअल हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग हैं। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है जब तक आधे राज्यों की विधान जो पालिकाएँ हैं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं करती हैं तब तक वह संशोधन जो है वह प्रभावी नहीं माना जाएगा। ये राज्यों को स्पेशल जो है राइट्स दिए गए हैं कि जब तक मतलब 50% वोटिंग उनकी विधान पालिकाओं से नहीं आती है तब तक राज्य से संबंधित जो भी विषय है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संघीय संरचना से संबंधित प्रावधानों के अलावा मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी इस प्रकार रक्षणीय बनाया गया है। इसका अर्थ यह कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्य के अधिकारों को भी जगह दी गई है। इसके अलावा इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि संशोधन की प्रक्रिया के कठोर होने के बावजूद उसे फिर भी काफ़ी हद तक लचीला बनाया गया है। हम देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन की करने की प्रक्रिया जो है वह अव्यावहारिक नहीं है। संक्षेप में भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दी गई है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को
इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि चाहे जब चाहे इससे छेड़खानी की जा सके, क्योंकि इसका मूल रूप जो है वह उसमें तो संशोधन किया भी नहीं जा सकता, कुछ अनुच्छेदों में किया जा सकता है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वह इतना इजी नहीं होना चाहिए कि जब उसमें चाहे जब उसमें छेड़खानी करके उसमें कोई अमेंडमेंट कर दी जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का ख्याल भी रखा कि भावी पीढ़ियाँ जो हैं वह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसमें कुछ आवश्यक संशोधन कर सकें। क्लियर टू यू?